क्लोज ट्राइंगल का शेप बनाना होगा। ठीक है, ये जहां से P1 स्टार्ट करेगा उसी जगह पे P3 आके खुद ब खुद रुक जाएगा, तो तभी फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर ये 4 बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता तो फिर आपके साथ जो है क्या होता, फिर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 की वैल्यू 0 आती, मतलब उस वक्त जो शेप बनता वो एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बनता जिसके 4 साइड्स होते, जरूरी नहीं कि स्क्वायर का बने। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में फिर हर एक के मोमेंटम को मैग्नीट्यूड में इक्वली होना पड़ेगा, मतलब 4 पार्टिकल्स में अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो आपके साथ ये सिचुएशन भी आ सकती है। अब जनरली 4 साइडेड शेप को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसी 4 साइडेड शेप में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो फिर उस 4 साइडेड शेप को पैरेललोग्राम कहा जाता है, और अगर हर एंगल 90 हो जाए तो फिर उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहा जाता है, और अगर हर लेंथ भी सेम हो जाए तो फिर उस रेक्टेंगल को स्क्वायर कहा जाता है। तो ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर ये सारे क्वाड्रिलेटरल के स्पेसिफिक टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये 5 में कन्वर्ट होते तो फिर ये शेप पेंटागन का बनता, 5 साइडेड शेप बनता आपके साथ। ठीक है, लेकिन जितने भी शेप्स होते हैं सब क्लोज्ड शेप्स होते हैं, मतलब जहां से फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ हुआ है लास्ट वेक्टर उसी जगह पे आके स्टॉप होगा, क्योंकि इनिशियल 0 है तो फाइनल मोमेंटम को भी क्या होना है, फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना है। अच्छा यहां पे एक बात और कि सिस्टम का मोमेंटम जो है, किस सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम सिस्टम के अंदर सिर्फ किसी बॉडी पे बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम पे बात नहीं कर रहे, उस सिस्टम का एक हिस्सा है जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो उसका मोमेंटम जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, उसका मोमेंटम कांस्टेंट भी रह सकता है और उसका मोमेंटम चेंज भी हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन मेरा मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। मैं अभी रेस्ट में हूं तो मेरा मोमेंटम 0 है, थोड़ी देर बाद मैं मोशन में आऊंगा तो मेरा मोमेंटम 0 नहीं रहेगा। तो मेरा मोमेंटम कांस्टेंट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन मेरे मोमेंटम के चेंज होने पे आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरा मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तब भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मेरा मोमेंटम अगर चेंज भी हो तब भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। मेरा मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा, जब मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज ना करूं तो मेरा मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अगर मैं अपनी वेलोसिटी को चेंज ना करूं मतलब मुझ पर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रही, मतलब मुझ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो मेरा मोमेंटम तब कांस्टेंट होगा जब मुझ पे फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फोर्स क्या होगा, 0। और मेरा मोमेंटम चेंज कब होगा, जब मुझ पे फोर्स एक्ट करेगा। तो यही तो न्यूटन सेकंड लॉ है कि जब फोर्स 0 हो तो मोमेंटम चेंज नहीं होता, जब फोर्स हो तो फिर मोमेंटम चेंज होता है। लेकिन इस फोर्स के अप्लाई होने या ना होने से सिस्टम के मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक फोर्स नहीं अप्लाई होता, इसका रिएक्शन भी अप्लाई होता है। तो एक्शन अगर मोमेंटम को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, रिएक्शन मोमेंटम को नेगेटिव में चेंज कर देता है, इसीलिए सिस्टम के मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ता आपके साथ। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोलिजन्स।
कोलिजन्स में पहली बात तो ये याद रखें कि कोलिजन के लिए फिजिकल टच का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोलिजन्स के लिए जो है, जो हम कोलिजन्स देखते हैं उसमें तो फिजिकल टच होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके साथ कोलिजन्स में फिजिकल टच हो। फिजिकल टच इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोलिजन्स उसे भी हम कोलिजन्स कहते हैं जब बॉडीज आपस में इतने करीब आ जाए कि वो बगैर टकराए एक दूसरे को अफेक्ट कर सके, तो हम इसे भी कहते हैं कि कोलिजन अकर हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें यहाँ एक प्रोटॉन है और आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को थ्रो करते हैं, तो ये खुद तो कोलिजन नहीं करेंगे, लेकिन इनके जो फील्ड्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, वो कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है इलेक्ट्रॉन के पाथ में भी फर्क आए और प्रोटॉन भी हो सकता है रेस्ट से क्या शुरू कर दे, मोशन। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम कोलिजन्स कहते हैं। कोलिजन्स की दो किस्में हैं, इनइलास्टिक और इलास्टिक, ठीक है। इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन वो इलास्टिक में भी कंजर्व होता है। मतलब मोमेंटम की बुनियाद पर हम दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इनइलास्टिक में टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन वो इलास्टिक में भी कंजर्व होती है। मतलब टोटल एनर्जी पर भी आप दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इनइलास्टिक वो होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, और इलास्टिक वो होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो पहचान जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन पे होगी। जिस कोलिजन में आपके साथ काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, वो कोलिजन इलास्टिक होगा, और जिसमें चेंज हो जाएगी वो कोलिजन क्या होगा, वो इनइलास्टिक होगा। अब इस तरह है कि हमने जितने कोलिजन्स अपने डेली लाइफ में देखे हैं उनमें क्या इन्वॉल्व होता है, उनमें इन्वॉल्व होता है फिजिकल टच। अब फिजिकल टच जब होगा कोलिजन्स में, तो आपके साथ एरियाज इन कांटेक्ट आएंगे। जब फिजिकल टच होगा तो आपके साथ क्या आएंगे, जब दो बॉडीज टच करेंगे तो उनके कुछ एरियाज आपस में इन कांटेक्ट आएंगे। जब एरियाज इन कांटेक्ट आएंगे तो फ्रिक्शंस डेवलप होंगे। उन एरियाज, उन रफ एरियाज के दरमियान फ्रिक्शंस डेवलप होंगी। जब फ्रिक्शंस डेवलप होंगी तो उन फ्रिक्शंस के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। उन फ्रिक्शंस के खिलाफ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और फ्रिक्शंस के खिलाफ वर्क करना हीट एनर्जी का रीजन है। तो वो वर्क जो रेजिस्टिव फोर्स के खिलाफ हो, जो फ्रिक्शंस के खिलाफ हो, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट में। और ये बॉडीज ने अगर वर्क किया तो बॉडीज के साथ एनर्जी थी, इसलिए उन्होंने वर्क किया, क्योंकि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो बॉडी के साथ कौन सी एनर्जी थी जिसकी बुनियाद पे उसने फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क किया, वो काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो गया। तो बात साबित हो गई कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल नहीं रही काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। तो हम जो कोलिजन्स देखते हैं अपने डेली लाइफ में जिसमें फिजिकल टच इन्वॉल्व होता है, वो कौन से कोलिजन्स होते हैं,
वो इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। लेकिन आप सोचें कि अगर ये कोलिजन ऐसा होता कि बिल्कुल दो स्फेरिकल बॉडीज होती, मुकम्मल तौर पे वो दोनों बॉडीज क्या होती, बिल्कुल स्फेरिकल, मतलब इन बॉडीज को हम जूम करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ भी रफनेस मौजूद हो, लेकिन आप कंसिडर करें कि ये 100% क्या है, 100% स्फेरिकल है। तो 100% स्फेरिकल बॉडीज जब टकराएंगे तो उनका एरिया टच नहीं होगा, उनका सिर्फ एक पॉइंट टच होगा। जब उनका पॉइंट टच होगा तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शंस होंगे वो ना होने के बराबर होंगे। उन ना होने के बराबर फ्रिक्शंस के खिलाफ वर्क भी ना होने के बराबर होगा और हीट एनर्जी जो बनेगी वो भी ना होने के बराबर होगी। और उस सिचुएशन में आपके साथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नियरली इक्वल होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। ऐसे कोलिजन्स को फिर आप नाम दे सकते हो नियरली इलास्टिक कोलिजन्स। परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है लेकिन नियरली इलास्टिक कोलिजन्स हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम देखिए बॉडीज को स्फेरिकल कर दिया मुकम्मल तौर पे, तो कोलिजन्स इनइलास्टिक से किस पे चले गए, नियरली इलास्टिक पे। अब अगर हम इन स्फेरिकल बॉडीज का साइज भी क्या कर दें, हम इन स्फेरिकल बॉडीज का साइज भी बहुत छोटा कर दे, मतलब हम सब एटॉमिक लेवल पे चले जाए, तो स्फेरिकल बॉडीज का पॉइंट टच हो रहा था, पॉइंट बॉडीज के तो फिर जो है टच जो होंगे वो ना होने के वो बिल्कुल जीरो होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने कोलिजन्स सब एटॉमिक लेवल पे होते हैं, जितने कोलिजन्स आपके साथ कहां पे होते हैं, सब एटॉमिक लेवल पे, तो सब एटॉमिक लेवल पे तो अक्सर औकात कोलिजन होता भी नहीं है। लेकिन सब अब दो प्रोटॉन्स को मैं एक दूसरे की तरफ फेंकूं तो ये दो प्रोटॉन्स बहुत मुश्किल से एक दूसरे के साथ टकराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कूलम्बिक फोर्स किसको फॉलो करती है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। जैसे ये दो प्रोटॉन्स करीब आते जाएंगे इनके दरमियान फोर्स बहुत स्ट्रांग होता जाएगा और ये स्ट्रांग फोर्स इन दो प्रोटॉन्स को टकराने बड़ी मुश्किल से देगा। ठीक है, तो सब एटॉमिक लेवल पे अक्सर औकात तो कोलिजन फिजिकल होती ही नहीं है, अगर हो भी तो उसमें हीट एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, तो वो जितने भी कोलिजन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो सारे कोलिजन्स क्या हैं, वो इलास्टिक कोलिजन्स हैं। अब इनकी मिसालों में आपने सेकेंड ईयर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, वो कोलिजन जो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान हो रहा है वो एक इलास्टिक कोलिजन है। इसके अलावा आपने जो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा है जिसमें दोबारा फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, वो कोलिजन भी इलास्टिक है। इसके अलावा आपने जो पेयर प्रोडक्शन पढ़ी है जिसमें फोटॉन और इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, वो कोलिजन भी क्या है, वो भी इलास्टिक है। और गैस के जो कोलिजन्स होते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो गैस के कोलिजन्स के बारे में कहती है कि गैस के कोलिजन्स भी क्या होते हैं, वो भी इलास्टिक होते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस के बारे में कहती है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड ड्यू टू मोशन दे कोलाइड and their collisions are perfectly elastic। देखिए अगर ये गैस के कोलिजन्स इलास्टिक ना होते ना तो क्या होता, अगर गैस के कोलिजन्स इलास्टिक ना होते मतलब गैस मॉलिक्यूल्स जब भी टकराते तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट हो जाता
तो आखिर में तो वो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो जाती तो ग्रेविटी उन सब गैस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, तो ऊपर हवा में वैक्यूम रहती और सारी गैस क्या हो जाती, वो अर्थ के सरफेस पे पड़ी होती। तो अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर कोलिजन्स जो होते हैं गैस के दरमियान वो काइनेटिक एनर्जी को लॉस नहीं करते। तो इसका मतलब वो कौन से कोलिजन्स हैं, वो आपके साथ इलास्टिक कोलिजन्स हैं। कोलिजन्स पे अगर क्वेश्चन आता है और आपको ये नहीं बताया जाता कि ये इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप सिर्फ किसकी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मोमेंटम की, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बता दिया जाए कि ये इलास्टिक कोलिजन है तो आप मोमेंटम से भी हेल्प ले सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर जस्ट कोलिजन का कह दिया हो और ये डिफाइन नहीं किया हो कि वो इनइलास्टिक है कि इलास्टिक है, तो फिर आपने उस पे एनर्जी की कंजर्वेशन अप्लाई नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की कंजर्वेशन अप्लाई करनी है। मतलब मिसाल के तौर पे आपका एक क्वेश्चन आए कि दो बॉडीज थे, एक बॉडी का मास था 10 केजी और उसकी स्पीड थी 5, और दूसरी बॉडी का मास था 6 केजी और उसकी स्पीड थी 3, और दोनों कंबाइन होके सिंगल बॉडी बन गए, कंबाइन होके आपस में स्टिक हो गए। अब इसकी स्पीड कितनी होगी? अब आप जो है क्या करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम फाइंड करेंगे, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम होगा 50 प्लस 18, कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, तो 50 प्लस 18, और फाइनल मोमेंटम होगा 16v। मास क्या हो जाएगा वहां पे, कंबाइन हो गए ना, तो मास 16 हो जाएगा और v फाइंड करना है, तो 50 प्लस 18 से 68 इज इक्वल टू 16v। अब आपको ऑप्शंस गिवन है v के लिए 68 by 16, 10, 15, none, तो कौन सा ठीक होगा? नन ठीक होगा। अब बताएं नन कैसे ठीक होगा? सॉरी यार, अभी भी नन ठीक है। कोलिजन होगी, चले अपनी बात वापस ले लेते हैं, ये आंसर होगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड 6 होती, हाँ, फिर कोलिजन होती ही नहीं, क्योंकि कोलिजन के लिए अप्रोच होना चाहिए और अप्रोच के लिए सेकेंड वेलोसिटी फर्स्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तो तभी कोलिजन आकर होगी, ठीक है। फिलहाल जब ये 3 है तो फिर इसका आंसर 68 by 16 जो है वो इसका आंसर ठीक है। तो जब सिर्फ कोलिजन की बात होगी तो आपने सिर्फ मोमेंटम की कंजर्वेशन अप्लाई करनी है। अगर इलास्टिक कोलिजन की बात होगी तो आपको 2 कंडीशंस मिल जाएंगे, आप दोनों से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इलास्टिक कोलिजन की भी 2 किस्में हैं। एक इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन है, एक इलास्टिक कोलिजन इन
टू डायमेंशन में। लेकिन उससे पहले जरा मोमेंटम की स्टेटमेंट लिखने पे प्रैक्टिस करते हैं। कंसीडर करें एक बॉडी इस तरफ आ रही है और दूसरी बॉडी इस तरफ है, m1 v1 m2 v2, और कोलिजन करने के बाद m1 ऐसे जाने लगी और m2 ऐसे जाने लगी, v1 डैश और v2 डैश, और एंगल जो बना इसका 30 डिग्रीज बना और इसका 20 डिग्रीज बना। इसकी काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन क्या होगी? अगर हम कह दें ये कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन ये होगी कि बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी आफ्टर कोलिजन के। तो आप लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश। ठीक है, लेकिन इस कोलिजन की मोमेंटम की कंजर्वेशन हम कैसे लिखेंगे? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपने सबसे पहले अपने लिए डायरेक्शंस का मसला हल करना है। तो उसमें आपकी मर्जी है, आपने डिसाइड किया कि इस मोमेंटम को मैं पॉजिटिव लूंगा, इस मोमेंटम को मैं नेगेटिव लूंगा, इस मोमेंटम को मैं पॉजिटिव लूंगा, इस मोमेंटम को मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी थी तो डायरेक्शन का मसला पहले से ही आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। अब ये कोलिजन 1D नहीं है, ये कोलिजन 2D है। 2D कोलिजन में मोमेंटम की कंजर्वेशन अलोंग x एक्सिस भी होती है और अलोंग y एक्सिस भी होती है। आपने दोनों को कंजर्व करना है। तो सबसे पहले अलोंग x एक्सिस स्टेटमेंट लिखते हैं। बिफोर कोलिजन में क्या लिखूंगा? m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 पे ऊपर एरो हेड लगाना जरूरी है या सिर्फ प्लस लगा सकता हूं? अगर डायरेक्शंस मैंने प्लस और माइनस से शो करने हैं तो मैं अगर प्लस भी लगा दूं तो डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, आफ्टर कोलिजन तो मैंने अब सिर्फ क्या लेने हैं? सिर्फ x कंपोनेंट्स लेने हैं। आफ्टर कोलिजन मैंने सिर्फ x कंपोनेंट्स लेने हैं। तो v1 डैश का x कंपोनेंट होगा m1 v1 डैश cos ऑफ 30। हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि मैं किसके अलार्म चेक कर रहा हूं? फिलहाल x एक्सिस के अलार्म चेक कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा m1 v1 cos ऑफ 30 और v1 डैश होगा, और m2 v2 डैश cos ऑफ 20। इस वाले का एंगल 20 है, उस वाले का 30 है। अब अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम है 0 है, क्योंकि दोनों अलोंग किस में मूव कर रहे हैं? अच्छा, लेकिन फाइनल मोमेंटम, एक मोमेंटम वर्टिकली अपवर्ड है, दूसरा मोमेंटम वर्टिकली डाउनवर्ड है। जो वर्टिकल अपवर्ड है वो कैसे लिया जाएगा? पॉजिटिव। जो वर्टिकली डाउनवर्ड है वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो मैं लिखूंगा m1 v1 डैश sin ऑफ 30 माइनस m2 v2 डैश sin ऑफ 20। ठीक है, तो ये अलोंग x एक्सिस स्टेटमेंट हो गया, ये अलोंग y एक्सिस स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, दो बॉडीज थी, m1 v1 m2 v2, दरमियान में उन्होंने क्या किया? कोलिजन किया। एक ऊपर चली गई, एक नीचे आ गई। m1 वाली
v1 डैश से ऊपर चली गई, m2 वाली v2 डैश से नीचे आ गई। अब मोमेंटम की कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन अलोंग x एक्सिस कितनी होगी? m1 v1 माइनस m2 v2। बिफोर कोलिजन क्या होगी? माइनस, और फाइनल अलोंग x एक्सिस क्या है? फाइनल तो अलोंग y एक्सिस है, अलोंग x एक्सिस तो है ही नहीं, तो फाइनल अलोंग x एक्सिस 0 हो जाएगी। और अब अलोंग y एक्सिस, इनिशियल अलोंग y एक्सिस है कुछ नहीं है, इनिशियल तो दोनों अलोंग x एक्सिस है, तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m2 v2 डैश। ठीक है। अच्छा, ये दो बॉडीज हैं, कोलिजन्स हुई, दोनों इस तरफ चली गई, पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल? हाँ, क्यों अपोजिट पॉइंट? एक मोमेंटम तो कंजर्व नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट अगर नहीं पॉसिबल तो इसलिए नहीं पॉसिबल क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल नहीं है। लेकिन कंजर्वेशन कहां वायलेट कर रही है? अलोंग x एक्सिस कर रही है कि अलोंग y एक्सिस कर रही है? अलोंग y एक्सिस कर रही है, क्योंकि इस मोमेंटम का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो आपस में ऐड हो जाएंगे। जब वो ऐड होंगे तो वो किसके साथ बैलेंस होंगे? उसको बैलेंस करने वाला तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस मौजूद ही नहीं है। इनिशियली तो सारा मोमेंटम अलोंग x एक्सिस है और फाइनली भी अलोंग x एक्सिस है, तो x एक्सिस तो कोई मसला नहीं कर रहा, मसला क्या करेगा? y एक्सिस करेगा। तो जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पुश नहीं होगा, यूनिवर्स उस एक्सपेरिमेंट को अलाउ ही नहीं करेगी। याद रखिए, नेचर के 8 फंडामेंटल लॉज हैं। एक को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक है चार्ज, एक है एनर्जी, एक है मोमेंटम, एक है एंगुलर मोमेंटम, एक है लेप्टॉन नंबर, हेड्रॉन नंबर और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये 8 जिसको हम कहते हैं नेचर के फंडामेंटल लॉज, इनकी वायलेशन कभी भी नहीं हो सकती। जो इवेंट इनकी वायलेशन करता है, नेचर उन इवेंट्स को अलाउ होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में वही इवेंट अलाउ हो सकता है जो 8 बंदों से इजाजत ले। ठीक है, और इन 8 बंदों में जो भी खफा हो, जैसे वो क्या कहते हैं, वो कुछ मुल्कों का जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो कहते हैं उसे, क्या? हाँ, OIC नहीं, नेटो। 5-6 मुल्क है, उसमें एक भी बंदा किसी जो है ऑर्डर पे नो कह दे तो बस वो ऑर्डर फिर मंजूर नहीं होता ना। तो बहरहाल तो ये इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाखुश है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट हो रही है अलोंग y एक्सिस, तो आपके साथ ये एक्सपेरिमेंट अगर ही नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब एक आपके साथ है इलास्टिक कोलिजन और एक आपके साथ है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, एक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का जो आपका मेन फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए, बाकी डिराइवेशन जरूरी नहीं है। 1 डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला था v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, बल्कि हाँ, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश। ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन की मेन कंडीशन है। और ये कंडीशन कहां से आई है? ये हमने उस 1 डायमेंशन कोलिजन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है और उससे हमारे साथ ये रिजल्ट आया है। और इस रिजल्ट में इस लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन को जरा समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। कंसीडर करें कि दो बॉडीज के दरमियान इलास्टिक कोलिजन हो रही है और एक की स्पीड 5 है, दूसरे की स्पीड क्या है? 3 है। जब इनकी और मासेस दोनों के सेम है, जब इनकी कोलिजन होगी तो जो 5 से जा रही थी वो 3 से जाना शुरू कर देगी और जो 3 से जा रही थी वो 5 से जाना शुरू कर देगी। ये एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। क्यों इलास्टिक कोलिजन है? अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो डेटा आपको गिवन है 5, 3 और 5, क्या इस डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलास्टिक है या नहीं? तो आपके साथ इक्वेशन मौजूद है, आप इस डेटा को इस इक्वेशन में पुट करें और चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम आंसर आता है कि नहीं आता। अगर सेम आंसर आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यूज किसके लिए हैं? ये इलास्टिक के लिए है। अगर सेम आंसर नहीं आया तो फिर इसका मतलब ये वैल्यूज इलास्टिक की नहीं है। तो आप इनको चेक करें, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम आंसर आएगा। मतलब ये जो मिसाल हमने ली है ये किसकी है? ये इलास्टिक कोलिजन की है। अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसे कहते हैं? एक तो आप देखें कि जिस तरह टाइम गुजरेगा तो ये 5 वाली स्पीड 3 की तरफ क्या होती जाएगी? करीब आती जाएगी, ठीक है। तो इस 5 को 3 की स्पीड क्या नजर आएगी? और 2 अपनी तरफ नजर आएगी कि अवे नजर आएगी? 5 को लगेगा कि ये दूसरी बॉडी करीब आ रही है कि दूर जा रही है। ये बॉडी ए है, ये क्या है? बॉडी बी है। बॉडी ए ने बॉडी बी की स्पीड को मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। रिलेटिव है ना? स्पीड मेजर करना बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। और ऑब्जर्वर अपने बारे में नहीं बताता, वो किसके बारे में बताता है? वो बॉडी के बारे में बताता है। तो ऑब्जर्वर खुद भी मोशन में है लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मैं मोशन में हूँ। उसे लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ और मैं किसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ? मैं बी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो आप जरा इस डायग्राम को देख के बताएं ऑब्जर्वर ए को क्या फील होगा कि बी करीब आ रही है कि बी दूर जा रही है? ऑब्जर्वर ए को फील होगा कि बी मेरी तरफ करीब आ रही है। किसके स्पीड से? 2 के स्पीड से। कोलिजन के बाद ऑब्जर्वर ए को क्या लगेगा? कोलिजन के बाद ऑब्जर्वर ए को लगेगा कि अब बी मुझसे दूर जा रही है। किस स्पीड से? 2 की स्पीड से। इसको कहते हैं कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखें बी को क्या लगेगा कि ए की स्पीड कितनी है? 2 और उसकी तरफ। और यहां बी को क्या लगेगा? इस बी को लगेगा कि ए मुझसे दूर होता जा रहा है, तो बी को लगेगा कि ए की स्पीड 2 है लेकिन मुझसे दूर है। तो दोनों केसेस में आप देख लें, चाहे ए के कंपैरिजन में बी के स्पीड को देखें, चाहे बी के कंपैरिजन में ए के स्पीड को देखें, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन हमने कैसे शो किया है? माइनस के साइन से। सो द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा बुक में आपके साथ v1 डैश
और V2 डैश के दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। वो दो फॉर्मूलाज आपने तब अप्लाई करने हैं जब आपको मासेस भी गिवन हो, मासेस क्या हो, गिवन हो, और बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज भी क्या हो, वो भी गिवन हो। मतलब दोनों बॉडीज के मासेस का भी पता हो और दोनों बॉडीज की बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज का भी पता हो, तो आप आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज उन दो फार्मूला से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दो फार्मूलाज याद कर लें, उस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात और याद रखें आखिरी, कि जो बॉडीज टकरा के मर्ज हो जाएंगे, जो बॉडीज टकरा के एज अ सिंगल बॉडी एक्ट करेंगे, वो कोलिजन कभी भी इलास्टिक नहीं होगी, वो कोलिजन हमेशा इनइलास्टिक होगी। उस पे आप मोमेंटम की कंजर्वेशन तो अप्लाई कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन उस पे अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे फर्ज करें आपका एक क्वेश्चन आए कि एक हीलियम पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस है, जिसमें दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं। अचानक इससे ये एक प्रोटॉन 5 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड से निकलता है, तो आप इस हीलियम की स्पीड फाइंड करें। हीलियम न्यूक्लियस था, रेस्ट में था, इनिशियल मोमेंटम उसका 0 था, ठीक है। अचानक उसके 4 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल निकल जाता है, तो हीलियम को रिकॉइल करना होगा। जिस तरह आप गन फायर करते हैं, तो जब बुलेट आगे जाती है तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गन क्या करता है, पीछे की डायरेक्शन में रिकॉइल करता है। तो इसी तरह ये आपके साथ जो है, अगर प्रोटॉन निकलेगा तो ये बाकी जो पार्टिकल्स होंगे ये मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, रिकॉइल करेंगे। तो इस केस में हमने जो लेक्चर के स्टार्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब m1 इसको कह दें और m2 इस बाकी को कह दें, ठीक है। सो m1 तो u के इक्वल होगा, m2 किसके इक्वल होगा, 3u के। एक प्रोटॉन के मास को तकरीबन u कंसीडर कर लें, तो 3 जो होंगे उनके मासेस क्या हो जाएंगे, 3u। और u की स्पीड आपको पता है 5 और v2 आपने फाइंड करनी है, तो वहां से कैलकुलेशन करके आप v2 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हेल्प से आप जो है v2 को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कोलिजन के डोमेन में हमेशा पहली बात ये सोचा करें कि ये इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक है तो आपके साथ सिर्फ एक ही टूल है, मोमेंटम की कंजर्वेशन। लेकिन अगर इलास्टिक है तो मोमेंटम का टूल भी है आपके साथ, एनर्जी का टूल भी है, और अगर वो इलास्टिक इन वन डायमेंशन है तो फिर ये टूल भी आपके साथ है और ये दोनों फार्मूलाज भी आपके साथ है। ये टूल और ये दोनों फार्मूलाज याद रखें, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के लिए है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के लिए ये फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ 1 डायमेंशनल कोलिजन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कल से फिर प्रोजेक्टाइल शुरू करें।